सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जी.एल. डावर, सहायक प्राध्यापक। आज हम अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र के विषय से संबंधित महत्वपूर्ण मांग का। मांग क्या होती है, आइए हम देखें। तो मांग, अर्थशास्त्र में मांग को एक धुरी की संज्ञा दी जा सकती है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं चक्कर लगाती है। क्या है अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र में मांग एक धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं चक्कर लगाती है। तो मांग को समझने से पूर्व यह आवश्यक है कि हम इच्छा, आवश्यकता एवं मांग शब्दों के मौलिक भेद को समझ ले, है ना। देखो, समझना क्या है कि मांग क्या है। तो मांग को समझने से पहले, जैसे हम कहते हैं ना, इच्छा, आवश्यकता और मांग, तो इन शब्दों को समझना आवश्यक है, तभी हम मांग की वास्तविक अर्थ या उसकी परिभाषा तक पहुंच सकते हैं। तो सामान्यतः इन तीनों शब्दों को पर्यायवाची मान लिया जाता है, किंतु अर्थशास्त्र में ये तीनों शब्द अपना अलग अलग अर्थ रखते हैं। जैसे तीनों पर्यायवाची शब्द हैं, एक है इच्छा, दूसरा है आवश्यकता और तीसरी है मांग। तो आइए जाने इच्छा क्या होती है ना। सबसे पहले इन चीजों को समझना है। तो इच्छा क्या है? तो मानवीय इच्छाएं अनंत एवं असीमित होती है, जिनका संबंध मनुष्य की कल्पनाओं से है। इच्छा किसको कहेंगे? हमने जो सोच लिया वो हमारी इच्छा है। मानवीय कल्पनाएं, जो कल्पना कर लेता वो इच्छा है ना। मनुष्य की प्रत्येक कल्पना को वास्तविक जीवन में पूरे नहीं होती। मनुष्य जो भी कल्पना करता है वो वास्तविक जीवन में कभी पूर्ण नहीं होती। मानवीय मनोवृत्ति सदैव मनुष्य को अच्छे से अच्छा उपभोग करने की प्रेरणा देती। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वो अच्छा से अच्छा कोई सी भी वस्तु का उपभोग करे, किंतु मनुष्य के पास उन, है ना, अच्छे से अच्छे उपभोग करने के लिए मनुष्य के पास इन असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए सीमित साधन होते। कहने का मतलब कि जो इच्छाएं होती है उनको अगर पूरा करना है तो उसके लिए साधन की आवश्यकता है, पर प्रत्येक मनुष्य के पास सभी साधन उपलब्ध नहीं होते। कहने का मतलब कि जो साधन होते हैं मनुष्य के पास वो सीमित होते हैं। तो इस प्रकार से हम इच्छा को समझे कि इच्छा अनंत होती है, ये कल्पनाओं से परिपूर्ण होती है ना। सभी इच्छाएं वास्तविक जीवन में पूर्ण नहीं होती। इच्छाओं को पूरा करने के लिए सीमित साधन होते हैं, या कहने का मतलब इच्छा को पूर्ण करने के लिए साधन का होना आवश्यक है। आइए अब जानते हैं आवश्यकता। तो आवश्यकता जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम अपनी सीमित साधन व्यय करने को तैयार होते हैं। क्या समझे? कि जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम अपने सीमित साधन व्यय करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तो इच्छाएं हमारी आवश्यकताएं बन जाती है। अब आगे क्या होता है? मांग। क्या समझे? आवश्यकता मतलब जिन साधनों की पूर्ति के लिए, मतलब जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारे पास जो साधन होते हैं और उन साधनों को हम अगर व्यय करने के लिए, खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो इच्छाएं हमारी आवश्यकताएं बन जाती है। अब आवश्यकता मांग में किस प्रकार से परिवर्तित होती, देखो। मांग जिन आवश्यकताओं को वास्तविक रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। कौन सी? जिन आवश्यकताओं को वास्तव रूप में हमने उसको प्राप्त कर लिया, पूरा कर लिया, तो वह मांग कहलाती है। क्या समझे? कि मनुष्य कल्पनाएं करता है, वो इच्छाएं होती है। इच्छाओं को पूरा करने के लिए साधन होते हैं, साधन को व्यय करने की तत्परता होती है, तो वो हमारी आवश्यकता होती है। और साधन व्यय करने के बाद आवश्यकताएं जब पूरी कर ली जाती है तो वो मांग कहलाती है। ठीक है। अब दूसरे शब्दों में, जब क्रय शक्ति द्वारा प्रेषित करके इच्छा पूरी कर ली जाती है तब इच्छा मांग में परिवर्तित हो जाती है। प्रत्येक मांग में एक क्रय शक्ति का वास्तविक व्यय अर्थात कीमत सदैव निहित होती है, जिस पर उपभोक्ता उस वस्तु की मांग करता है। क्या समझे? कि क्रय शक्ति द्वारा हमारे पास पैसे हैं, उनको प्रस्तुत करके हम इच्छा को पूरी कर लेते हैं, तब इच्छा मांग में परिवर्तित होती है। और मांग में एक क्रय शक्ति होती है जिसके वास्तव में कीमत होती है ना। कोई सी भी वस्तु खरीदेंगे तो उसमें कीमत का होना जरूरी है ना। आगे
इस प्रकार मांग का संबंध सदैव कीमत से होता है तथा कीमत की अनुपस्थिति में मांग अर्थहीन हो जाती। क्या समझे कि मांग जो इस प्रकार मांग का संबंध सदैव कीमत से होता है। कोई सी भी मांग, किसी भी वस्तु की अगर मांग कर रहे तो उसमें कीमत होती है, अगर कीमत नहीं है या कीमत की अनुपस्थिति है तो मांग अर्थहीन हो जाती है। उदाहरण, इच्छा, आवश्यकता एवं मांग को हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं, है ना। एक गरीब व्यक्ति की वायुयान से सफर की कल्पना करना इच्छा की श्रेणी में आएगा। गरीब व्यक्ति है, वो वायुयान में सफर करना चाहता है तो ये उसकी इच्छा है। एक धनी व्यक्ति जब अपने साधनों से वायुयान का यात्रा का टिकट खरीदने जाता है। एक धनी व्यक्ति है, उसके पास पैसा है और वो वायुयान का टिकट खरीदने जाता है तो यह उसकी आवश्यकता कहलाएगी। और जब वह टिकट खरीदने की क्षमता रखता है ना, क्यों यह इच्छा आवश्यकता क्यों कहलाएगी? क्योंकि उसके पास पैसा है और वह उस टिकट को खरीदने की क्षमता रखता है। आगे, और वो जब वह टिकट खरीद लेता है तो आवश्यकता मांग के रूप में परिवर्तित हो जाती है ना। गरीब व्यक्ति है, कल्पना करता है वायुयान में सफर करने की तो वो इच्छा है। अब एक धनी व्यक्ति है, उसके पास पैसे है, वो टिकट खरीदता है, टिकट खरीद कर वायुयान का सफर कर लेता है तो यह उसकी मांग कहलाएगी। ठीक है। अब आगे इस प्रकार इच्छा, आवश्यकता क्या है, ये एक चित्र बताया है कि इस प्रकार इच्छा से आवश्यकता एवं आवश्यकता से मांग की दिशाओं में क्षेत्र संकुचित होता चला जाता है। इसको हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। चित्र में क्रम से ओ ए, ओ बी, ओ सी त्रिज्याओं वाले 3 वृत्त दिखाए गए हैं। ओ ए त्रिज्या वाला वृत्त इच्छाएं जो कि अनंत एवं सीमित होती है को बताता है। कौन सा? ओ ए। इन सभी इच्छाओं को सीमित साधनों से पूरा नहीं किया जा सकता है तथा अनेक इच्छाएं मनुष्य की क्रय शक्ति में नहीं आती। मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। इच्छाओं में से कुछ ही इच्छाओं की पूर्ति की क्षमता होने के कारण आवश्यकता का क्षेत्र संकुचित हो जाता है। तो यहाँ पे आवश्यकता का क्षेत्र ओ बी वृत्त का रह जाता है। ओ बी जो त्रिज्या है उसी वृत्त के अनुरूप हो जाता है। अब मनुष्य वास्तविकता में सभी आवश्यकताओं का क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक संकुचित होकर ओ सी त्रिज्या के वृत्त के रूप में रह जाता है ना। तो चित्र में हमने देखा कि ओ ए इच्छाएं हैं, ओ बी आवश्यकताएं हैं, और जब सीमित साधनों से उन सभी को इच्छाओं, आवश्यकताओं को जब पूरा कर ली जाती है तो वो सीमित होकर ओसी मांग बन जाती है। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं मांग का अभिप्राय। प्रोफेसर पेंसन के अनुसार मांग एक प्रभावी इच्छा है जिसमें 3 तथ्य सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से? पेंसन ने क्या कहा कि इसमें मांग में 3 प्रभावी इच्छाएं सम्मिलित होती है। पहली होती है वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, दूसरी होती है वस्तु खरीदने के लिए साधन की उपलब्धता, और तीसरी होती है वस्तु खरीदने के लिए साधनों को व्यय करने की तत्परता। क्या कहा पेंसन ने कि एक मांग में प्रभावी 3 इच्छाएं होती है। एक तो वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, दूसरी वस्तु को खरीदने करने के लिए साधन अर्थात धन, और फिर तीसरी होती है वस्तु खरीदने के लिए साधनों को व्यय करने की तत्परता, मतलब धन को खर्च करने की जो तत्परता होना चाहिए। ठीक है। अब आगे हम इसको पेंसन ने किस प्रकार से परिभाषित किया? पेंसन की परिभाषा मुख्यतः आवश्यकताओं के संदर्भ में ही लागू होती है और इसके द्वारा मांग की मौलिक प्रवृत्तियों का ज्ञान नहीं होता है। इसके अतिरिक्त यह परिभाषा आवश्यकता एवं मांग में अंतर भी स्पष्ट नहीं करती। इन्हीं कमियों के कारण इस परिभाषा को पूर्ण परिभाषा नहीं कहा जा सकता। पेंसन ने क्या 3 चीजें बताई है ना, तो इसमें स्पष्ट नहीं होता कि आवश्यकता और मांग में क्या अंतर है। तो इसलिए इनमें पेंसन की जो परिभाषा है इसमें कुछ कमियां हैं, इसलिए इसको मांग की पूरी संपूर्ण परिभाषा नहीं कहा जाता है। तो इस संबंध में प्रोफेसर जे एस मिल ने क्या कहा? मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाना चाहिए जो एक निश्चित कीमत पर क्रय की जाती है।
प्रोफेसर मिल ने क्या कहा कि मांग शब्द, है ना, का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाना चाहिए, है ना? जिस वस्तु को हम मांग कर रहे हैं उसकी मात्रा से लगाया जाना चाहिए, और उसमें क्या है, जो एक निश्चित कीमत पर, वह वस्तु जिसकी एक निश्चित कीमत पे है और उसको खरीदी जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जेम्स मिल ने मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाना चाहिए जो एक निश्चित कीमत पर, जिसकी एक निश्चित कीमत पे हो, को क्रय की जाती है। आगे हम उक्त परिभाषाओं को यदि विश्लेषण किया जाए तो मांग में 5 तत्व निहित होना आवश्यक है। कौन कौन से 5 तत्व? पेंशन ने कुछ 3 तत्व बताए थे, और आगे मार्स अपने मिल के अनुसार जो चीजें बताई है, तो मिल ने क्या कहा, तो इस प्रकार से पांच पांच तत्व होते हैं। पहला वस्तु की इच्छा, दूसरा तत्व होता मांग का वस्तु क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन और साधन व्यय करने की तत्परता, चौथा एक निश्चित कीमत, और पांचवी निश्चित समयावधि। तो हम इसको इस प्रकार से भी डायग्राम के माध्यम से या इन बिंदुओं को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि मांग में 5 तत्व होते हैं। पहले होती है वस्तु की इच्छा, दूसरी वस्तु क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन, तीसरा साधन व्यय करने के लिए तत्परता, चौथा एक निश्चित कीमत, और पांचवी निश्चित समयावधि। तो ये 5 तत्व मांग में होना आवश्यक है। इनमें से किसी एक का अभाव है तो हम मांग नहीं कहेंगे। तो हम जो अध्याय आज अभी हमने अध्ययन किया है, तो आपके लिए प्रश्न होंगे कि मांग शब्द का अभिप्राय क्या है? दूसरा प्रश्न होगा मांग के आवश्यक अंग कौन-कौन से हैं? तीसरा प्रश्न होगा आपके लिए मांग में कितने तत्व निहित होना आवश्यक है? तो आप बता सकते हैं 5 तत्व। इच्छा, आवश्यकता और मांग के उदाहरण बताइए, है ना? तो इस प्रकार से आप इस अध्ययन को पूर्ण कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद।